Assalamualaikum, hello world, welcome to JP Learning Collection of Technology। सो गाइस वेलकम बैक हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम जो है थोड़ा सा हार्डवेयर साइड कह लें कि देखेंगे, क्योंकि पिछली कुछ लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर वाली साइड को हमने ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। तो अब आज की वीडियो और आज से ऑनवर्ड जो हमारी कुछ वीडियोस होंगी जो कि हार्डवेयर रिलेटेड ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इस वीडियो की तरह मिलती रहे। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी लास्ट वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया कि हमने सॉफ्टवेयर वाली साइड ज़्यादा देखा, जिसमें हमने देखा कि हाइव एमक्यू जो हमारा कह लें कि एमक्यूटीटी ब्रोकर होता है, वो किस तरह से आप प्राइवेट उसको साइन अप करके फिर लॉगिन करके उसका क्लस्टर किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका अपना प्राइवेट क्लस्टर होगा। ठीक है, उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा क्योंकि आप ही के अकाउंट में वो क्लस्टर क्रिएटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा उसके क्रेडेंशियल वगैरह भी आप खुद अपने हाथ से क्रिएट करेंगे और ख़ुद ही अपनी डिवाइस में यूज़ कर सकेंगे। तो वो आपका अपना हाइव एमक्यू का प्राइवेट क्लस्टर होगा, जिससे आप जो है एमक्यूटीटी ब्रोकर डिप्लॉय करके आप एमक्यूटीटी के थ्रू जो है आप अपने डिवाइस की कम्युनिकेशन कर सकते हैं और लाइव डेटा अपने डिवाइस से भेज सकते हैं। इससे पहले हाइव एमक्यू हमने देखा था, जिसमें हमने पब्लिक एमक्यूटीटी ब्रोकर यूज़ किया था। उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला उस वीडियो का। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको भी हाइव एमक्यू का प्राइवेट क्लस्टर सेटअप करना आ जाए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो हमारा हार्डवेयर रिलेटेड है। ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड इस तरह से कि मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना कि कंट्रोलर की कुछ कह लें कि इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ा दिए जाएँ। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारा फोकस जो है ESP 8266 के ऊपर है। ठीक है, जैसे हमारा ये कंट्रोलर है, आपको दिख रहा है कि भाई इसी को अभी तक हमने यूज़ किया है। ठीक है ना, मेजरली जितनी भी अभी तक IoT का हमने काम किया है वो सारी चीज़ें, सेंसर की इंटीग्रेशन वगैरह सारा हमने इसी कंट्रोलर के साथ किया, ESP 8266। तो इसमें एक और कह लें कि माइक्रो कंट्रोलर्स में आपको पता है मेमोरी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो एक कह लें कि EEPROM एक मेमोरी होती है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये कह लें कि हर कंट्रोलर में EEPROM का कह लें कि एक सेक्शन होता है। ठीक है ना, आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप EEPROM को जो है यूज़ कर सकते हैं ESP 8266 के। ठीक है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं बढ़ता हूँ सबसे पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, द EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द ESP 8266 माइक्रो कंट्रोलर विच अलाउज टू कीप इन मेमोरी डेटा आफ्टर रिस्टार्टिंग द कार्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई EEPROM ऐसी कहने की इंटरनल मेमोरी होती है ESP 8266 माइक्रो कंट्रोलर की, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप जो है कुछ डेटा आप इसकी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसके पावर ऑन ऑफ के बाद भी वो आपके पास सेव रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप जो है इसमें क्या रख सकते हैं, आप जो है इसमें अपनी स्टेट सेव कर सकते हैं। ठीक है, SSID पासवर्ड सेव कर सकते हैं अपने वाईफाई का। स्टेट से एग्जाम्पल ये है कि लास्ट वीडियोज में हमने देखा कि हमने जो है रिले को ऑन ऑफ कराया या लाइट को ऑन ऑफ कराया, तो लाइट के ऑन ऑफ का स्टेटस हमने क्लाउड पे भी भेजा। अच्छा, क्लाउड पे जब एप्लीकेशन हमने फ्रंट एंड की एप्लीकेशन देखी तो उस पर जो है हमने उसका स्टेट तो हमने लास्ट HTTP की रिक्वेस्ट से कॉल कर लिया था। ठीक है, और हमें कंट्रोलर साइड पे भी उसकी स्टेट को सिंक करने के लिए हमने उसकी HTTP रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, उस HTTP रिक्वेस्ट को हटा के मैं चाहूँ तो इस EEPROM का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्टेट राइट कराऊँ। जब भी इसकी स्टेट चेंज हो, जैसे लाइट ऑन हुई तो लाइट ऑन मैंने EEPROM में लिख दिया। ठीक है, उसकी स्टेट के भाई 1 हो गई है लाइट की स्टेटस, और फिर जब वो पावर ऑन हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पावर ऑन के सेटअप के फंक्शन के अंदर उस स्टेट को मैं रीड कर लूँ, तो मुझे HTTP की रिक्वेस्ट को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माइक्रो कंट्रोलर वाली प्रोग्रामिंग में मैं HTTP रिक्वेस्ट को हटा दूंगा। ठीक है ना, या इसी तरह से SSID पासवर्ड आप कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल पेज बना सकते हैं। इसके अपने वेब सर्वर को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा पेज बना लें, उसमें आप SSID पासवर्ड इनपुट करें और वो SSID पासवर्ड जो है आपके EEPROM में सेव हो जाए, ताकि बार बार आपको हार्ड कोड ना करना पड़े अपने कोड के अंदर, या
इस तरह का कोई सीन ना हो आपके पास ना, तो आप अपनी SSID पासवर्ड को भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कुछ कह लेंगे काम आप EEPROM के साथ कर सकते हैं। अच्छा, EEPROM में जो है हमारे पास कह लेंगे 512 मतलब 512 बाइट्स की स्टोरेज होती है, ठीक है। मतलब 512 बाइट्स या 512 कैरेक्टर्स जो है वो मैं स्टोर कर सकता हूँ अपने ESP8266 के कंट्रोलर में, ठीक है, जो कि इसकी EEPROM की कह लेंगे साइज होता है या EEPROM की कह लेंगे मेमोरी साइज होता है, ठीक है ना। तो जो है आप इसमें 512 बाइट से 512 कैरेक्टर्स आप सेव कर सकते हैं, मतलब 512 लेंथ तक का आप एक स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 512 कैरेक्टर्स बहुत होते हैं। SSID मैक्सिमम आपका जो है SSID और पासवर्ड 32 बाइट या 32 कैरेक्टर लॉन्ग आपके SSID और पासवर्ड होते हैं। इससे बड़ा SSID पासवर्ड होता ही नहीं है। मतलब 32 बाइट का आपका SSID, 32 बाइट का आपका पासवर्ड होता है वाईफाई का, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इससे बड़ा होता ही नहीं। तो आपकी आराम से मेमोरी जो है 32 बाइट 64 बाइट आपकी यहाँ यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा भी काफ़ी मेमोरी आपकी बच जाएगी जो आप दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट आप सेव कर सकते हैं और दूसरे और कोई काम अगर आप करना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से कह लें कि आपके पास अगर मेरे पास जैसे D1 मिनी है, ठीक है, आपके पास हो सकता है इसका नोड MCU ESP8266 का, या तीसरा वर्जन जो कि इसका सिर्फ कंट्रोलर वाला पार्ट होता है। अगर आपने उसका ब्रेड बोर्ड वगैरह पे उसको डिज़ाइन किया हुआ उसका सर्किट, तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से आपकी EEPROM होगी। इसमें आप 0 से लेके उसके 511 कह लें के एड्रेसेस होते हैं EEPROM के, ठीक है ना। 0 से लेके 511 तक के उसके एड्रेसेस होते हैं, जिसमें आप बाइट्स या कोई भी कैरेक्टर, हर एक एड्रेस के ऊपर एक बाइट या एक कैरेक्टर आप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 फंक्शनैलिटी होती है नॉर्मली। एक EEPROM क्लियर की, जिसमें वो पूरे 512 कह लें के इंडेक्सेस को क्लियर कर देता है। दूसरा राइट की, तीसरा रीड की, ठीक है। ज़ाहिर है राइट करेंगे तभी मैं रीड कर पाऊंगा। तो 1 बाय 1 जो है इनको हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से आप EEPROM क्लियर कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, उसको फिर रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ESP8266 इंस्टॉल करते हैं उसका बोर्ड मैनेजर, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं एग्जांपल्स में जाके EEPROM का पूरा कह लें कि लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये 3 फंक्शन आ रहे हैं, क्लियर, रीड, राइट, ठीक है ना। मैंने इन्हीं 3 एग्जांपल्स को यूज़ किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पहले फंक्शनैलिटी की, जो कि EEPROM क्लियर की। EEPROM क्लियर का कह लें कि काम क्या होता है, वो पूरे होता क्या है कि जब भी आप नया माइक्रो कंट्रोलर आप परचेज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको रीड करेंगे ना, तो उसके अंदर कोई गार्बेज राइट हुआ था उसके पूरे 512 कह लेंगे EEPROM के अंदर। तो आपको क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको उसको क्लियर करने की ज़रूरत होती है कि ताकि उसकी हर एक एड्रेस को वो क्लियर कर दे, और फिर बाद में आप जो चाहें उसको जो है आप उसके अंदर राइट करा दें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल कोड है, जिसमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है, आपने EEPROM को बिगिन करना होता है। बिगिन के अंदर आप उसका साइज बता दें कि भाई 512 बाइट है, मतलब 512 लेंथ का कह लें कि इसकी मेमोरी है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक फंक्शन होता है EEPROM.write का। राइट के अंदर आप 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक उसका एड्रेस, ठीक है, कि किस इंडेक्स के ऊपर आपको राइट करना है, और कॉमा लगा के दूसरा उसकी वैल्यू आपकी कोई कैरेक्टर भी हो सकती है, कोई आपका बाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लूप चला के जो है भाई 0 से लूप स्टार्ट किया और 512 लेस देन तक किया, मतलब 511 तक जो है इसका एड्रेस चलेगा, और ये EEPROM राइट कर देगा। हर एड्रेस के ऊपर क्या राइट करेगा, क्लियर की फॉर्म क्या है कि ये हर इंडेक्स के ऊपर 0 राइट कर देगा, बाइट जो है 0 राइट कर देगा, ठीक है। और फिर जैसे ये राइट हो जाएगा सक्सेसफुल, तो ये पिन मोड LED जो है GPIO2 जो इसकी बिल्टन होती है वो उसकी लो कर देगा, ऑन कर देगा। और जैसे ही जब भी राइट का फंक्शन चलता है और आपको उसको सेव करना होता है, तो आप उसको EEPROM.commit का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। ये इसकी अपनी बिल्टन लाइब्रेरी EEPROM की, इसके अंदर ये फंक्शन है। राइट का कह लें कि ये 3 आपको काम करना होता है कि आपने बिगिन करना होता है, दूसरा राइट करना होता है, तीसरा उसको कमिट करना होता है, उसके बाद उसको एंड कर देते हैं। तो आपका कह लें कि राइट वाला काम या क्लियर वाला काम इस तरह से आता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को अपलोड करते हैं, और मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। उसको हम देख लेते हैं जल्दी से, इसका जो है रिजल्ट। अच्छा, इसमें कोई सीरियल बिगिन वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी सीरियल प्रिंट नहीं कराया है। बस जैसे ही मेरी EEPROM क्लियर हो जाएगी तो मेरी GPIO2 जो है वो हाई हो जाएगी, मतलब हाई का मतलब है कि ऑन हो जाएगी। एक्चुअल में लो कराया है, क्योंकि लो के ऊपर ये हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर की अपनी ये LED आपको दिख रही है, जो अभी ब्लिंक होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। ये क्योंकि अभी ब्लिंक इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें प्रोग्राम में अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अपलोड हो जाएगा
और ई पी रोम ये हमारी क्लियर हो जाएगी और ये ब्लिंक कर जाएगी कंटिन्यूस। देखें जिस तरह से ये कंटिन्यूस लाइट इसकी ऑन हो गई है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी ई पी रोम जो है क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने फंक्शन में ये लिखा हुआ था अपने प्रोग्राम में कि भाई ई पी रोम को क्लियर करो और फिर लाइट ऑन कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी ई पी रोम क्लियर हो गई है। तो इस तरह से आप कह लें कि ई पी रोम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है लाजमी जब भी आप नया कंट्रोलर ख़रीदते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल होती है उसकी राइट की, ठीक है। राइट में क्या है कि राइट की एग्जांपल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये लाइब्रेरी आ गई ईपीरोम की, ठीक है, मैंने वेरिएबल एक इनिशियलाइज किया है। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यूज़ किया जो कि इसमें मेंशन थी, ठीक है ना। एड्रेस का एक वेरिएबल है, इसमें 0 से स्टार्ट है एड्रेस, ठीक है। वही है कि इनिशियली सेटअप के फंक्शन में मैंने ईपीरोम बिगिन कर दिया, यहाँ पे सीरियल भी है मेरे पास, सीरियल पे दिखेगा। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने एनालॉग की वैल्यू ली है, ठीक है, क्योंकि एनालॉग की वैल्यू 0 to 1023 तक रेंज हो सकती है ESP8266 में। तो उसको डिवाइड बाय उसकी जो भी वैल्यू आएगी 4 कर देंगे, ठीक है। और हर एक वैल्यू को जो रीड करके उसकी ईपीरोम में राइट कर दिया, ठीक है। ईपीरोम में क्या है कि एड्रेस की वैल्यू मतलब एड्रेस आ गया, ठीक है। पहला एड्रेस क्या है 0 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो रीड हो जाएगी, ठीक है। फिर एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है, तो मतलब एड्रेस की वैल्यू 2 हो जाएगी, सही है। और फिर जो है यहाँ पे चेक होगा कि अगर एड्रेस की वैल्यू 12 हो चुकी है तो फिर ये इसको कमिट कर दे, अदरवाइज ये फिर लूप चलता रहेगा। 512 दफ़ा हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है एक काम और कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एनहेंस कर देता हूँ। इसे मैं 2 चीज़ें प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि एड्रेस, ठीक है, एड्रेस क्या है, मैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट करके जो है इसको स्ट्रिंग के अंदर मैं इसका एड्रेस बता देना, क्योंकि वो इंटीजर है, ठीक है। ADDR वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और कॉमा लगा के उसकी जो भी वैल्यू रीड हुई है एनालॉग की, ठीक है, जो भी डिवाइड होके सेव होगी वो भी मैंने जो है कह लें कि इस तरह से मैंने प्रिंट करा दी VAL के वेरिएबल में, और ये मैंने फॉर्मेट कर दी, ठीक है। तो अब हर लूप में जब भी ये 512 दफ़ा चलेगा, ठीक है, हर एक 100 मिलीसेकंड के गैप पे, और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, जैसे ही ये सक्सेसफुली कमिट करेगा तो मैं एक लंबा डिले दे देता हूँ ताकि मुझे जो है दिख जाए कि हाँ भाई ये कमिट हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक न्यू लाइन कर दें और यहाँ पे भी न्यू लाइन कर देते हैं, ताकि शुरू में और एंड में न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो हमें आसानी होगी उसको पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा दूँ। जैसे 512 होगा, 512 के बाद एक बार ये 10 सेकंड का एक डिले दे देगा, ठीक है। इसको अपलोड करते हैं राइट की एग्जाम्पल को। राइट की एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एनालॉग की वैल्यू रीड हो रही है, डिवाइड बाय उसको 4 कर रहे हैं, और उसको फिर 0 से लेके 511 के एड्रेस तक पे उसको राइट करेंगे। तो मतलब ये करेंगे पूरे 512 इसमें हमारे रजिस्टर्स की मतलब 512 कह लें कि हमारी पूरी बाइट्स यूज़ होंगी इसके अंदर ना, ठीक है। फुल बाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसका ज़रा रिज़ल्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एग्जाम्पल अपलोड हो रही है, ठीक है, सही है। ये चल रहा है, ये 512 तक हमारा जाएगा पूरा, और इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो है राइट हो रही हैं। 4 5 4 5 4 5 नॉर्मली यही वैल्यूज़ इसमें राइट हो रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया कि भाई ईपीरोम एड्रेस 511 तक मतलब 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने यहाँ पे रीसेट किया, वेलकम टू जेपी लर्निंग आया, 0 से स्टार्ट किया, 0 पे इसने 2 वैल्यू राइट की, फिर 4 5 4 5 4 5 इस तरह से रैंडम वैल्यू इसने राइट करता गया, ठीक है। आखिरी में इसने जो है ईपीरोम सक्सेसफुली जैसे ही कमिटेड हुआ यहाँ पे लिख दिया, जैसे 511 इसकी एड्रेसेस सारे राइट कर दिए इसने, फिर इसको कमिट कर दिया और यहाँ पे मैसेज आ गया। मैंने 10 सेकंड का वेट दिया, फिर दोबारा देखें लूप स्टार्ट हो गया, सही है। तो अब एक काम करते हैं, इसको होने देते हैं ताकि ये दोबारा ये एक बार राइट सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। और जैसे ही राइट हो जाएगा फिर मैं जो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, जो रीड की एग्जाम्पल है, ये मैं आपको जो है इसको मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या काम हो रहा है। जैसे 511 होगा मैं फ़ौरन इसको अपलोड कर दूँगा ताकि दोबारा जो है ये राइट करना ना शुरू कर दे, ठीक है। दोबारा राइट हो गया, सही लिखा हुआ आ गया था। अच्छा, अब रीड की एग्जांपल में क्या है, वो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एड्रेस है और एक उसकी वैल्यू है बाइट के वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे वो ये सीरियल बिगिन कर दिया और सीरियल बिगिन कर दिया,
और EPROM बिगिन कर दिया उसके एड्रेस, टोटल एड्रेस के साथ, के लेंथ के साथ उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि भाई बाइट के अंदर इसने वैल्यू को रीड किया, ठीक है। एड्रेस नंबर बताया कि किस एड्रेस से रीड करना है, 0 से स्टार्ट किया तो 0 से उसकी वैल्यू रीड करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा, स्पेस देके और वैल्यू बता देगा डेसिमल में कि भाई क्या वैल्यू रीड हुई है, ठीक है। और फिर वही एड्रेस को इंक्रीमेंट करेगा, सही है। और जैसे ही एड्रेस हमारा 512 तक पहुँच जाएगा फिर उसको 0 से दोबारा रीसेट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कह लें कि हमारे हर एक उसको हर 500 मिली सेकेंड के अंदर जो है इसको रीड करके ये जो है बता देगा। इसको ज़रा क्विक करने के लिए मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, देखेंगे स्लो स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि हर 500 मिली सेकेंड के अंदर जो है इसको रीड कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको क्विक मुझे इसको दिखाना है तो मैं इसको ये कर सकता हूँ कि इसको 10 कर दूँ, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुली रीड हो जाए, ठीक है, मतलब पूरे 512 रीड हो जाए तो फिर ये 10 सेकेंड का कह लें कि एक दे देगा डिले, ताकि हमें जो है पढ़ने में आ सके कि भाई क्या क्या चीज़ें इसने रीड की हैं, ठीक है ना। तो रीड में क्या है, बस बिगिन करना है, EPROM.read का फंक्शन कॉल करना है और एंड कर देना है अगर आपको एंड करना है तो। इसमें क्योंकि एंड नहीं कर रहे क्योंकि लूप है, कंटिन्यूस ये रीड किया जा रहा तो इसलिए भी इसको एंड नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन की फॉर्म में इसको बनाना तो आपको बिगिन और एंड दोनों करना पड़ेगा। मैं अब आपको इसके बाद एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, वेलकम टू जेपी लर्निंग, 0 इंडेक्स पे इसने 4 राइट किया हुआ था पहले जो हमने राइट की एग्जाम्पल में देखा, और उसको रीड किया इसने तो ये सारी इंडेक्सेस 0 से लेके 511 तक की इंडेक्सेस इसने रीड करके आपको दिखा दी। तो इस तरह से आप रीड राइट और जो भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर बता दिया, रीड कर राइट बता दिया, रीड कर दिया। अब एक एग्जाम्पल मैंने बनाई है जो अब आपके कह लें कि सही फ़ायदे की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैं पहले कोड अपलोड कर दूं और फिर ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, इसमें मैंने तीनों फंक्शनैलिटी यूज़ किया है, लेकिन इन तीनों को मैंने जो है कह लें कि एक फंक्शंस की फॉर्म में यूज़ किया है। क्लियर का एक मैंने फंक्शन बना दिया, क्लियर का फंक्शन बना तो जाहिर है उसमें क्लियर करना तो मुझे बिगिन भी करना पड़ेगा और एंड भी करना पड़ेगा, और एंड में लिखा हुआ आ जाएगा भाई EPROM क्लियर्ड, ठीक है। इसी तरह से राइट करना है तो राइट के फंक्शन में 2 पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 पैरामीटर, एक तो ये कि राइट किस इंडेक्स से करना है, कि किस इंडेक्स से आपको राइट करना है। मैंने एग्जाम्पल तौर पे मैंने कहा कि भाई 10 इंडेक्स से जो है राइट कर दो, ठीक है। और राइट क्या करना है, मैंने एक स्ट्रिंग राइट करा है, स्ट्रिंग मैंने भेजा है यहाँ पे, ठीक है, JP स्पेस लर्निंग, और एंड में मैंने स्टेरिक भी भेजा है, ठीक है। स्टेरिक क्यों भेजा है, इसलिए कि मैंने यहाँ पे राइट में क्या किया कि मैंने कहा कि भाई आई से स्टार्ट कर दो, आई जो है 0 है, ठीक है, मतलब लेंथ तक उसको कह लें कि राइट करना है, ठीक है ना, जितनी उसकी लेंथ है। क्योंकि दायरे मैंने स्ट्रिंग भेजा है, स्ट्रिंग में एग्जाम्पल पे अगर 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 दफ़ा जो है ये कह लें कि हमारा चलेगा लूप, ठीक है ना, क्योंकि 5 इंडेक्सेस तक राइट करेगा। अब 5 इंडेक्सेस तक तो राइट करेगा, लेकिन पहला इंडेक्स क्या होगा जो मैंने इसको यहाँ पे पास किया, ठीक है। जैसे 10 यहाँ पे पास किया है तो 10 से यहाँ पे 10 के ऊपर पहला इसका कैरेक्टर लिखेगा जो कि देखें J है, ठीक है। JP का जो J है वो 10 पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा इसका इंडेक्स का वेरिएबल भी, ठीक है, और इसका I भी। तो फिर ये जो कह लें कि 12 होगा, 12 के ऊपर P होगा, स्पेस जो होगा वो 13 के ऊपर होगा। इसी तरह से फिर ऑनवर्ड्स करके जहाँ तक लेंथ जा रही है वहाँ तक इसका कह लें कि ये पूरा स्टेरिक तक जो है ये राइट कर देगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको मज़ीद इसको मैं अगर इसके सीरियल आपको इनेबल करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आई की क्या वैल्यू है, सही है। मैंने इसमें प्रिंट भी करा दिया कि भाई आई प्रिंट कर देगा हर लूप में, इंडेक्स भी प्रिंट कर देगा, और उसकी जो भी वैल्यू राइट कर रहा है वो मतलब वो जो भी कैरेक्टर राइट कर रहा है वो भी प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जहाँ से स्टार्ट है JP लर्निंग वहाँ तक राइट कर देगा स्टैटिक तक लेके, ठीक है, और इसको फिर कमिट कर देगा जैसे ही उसके लेंथ एंड होगी, ठीक है, क्योंकि आई का वेरिएबल जब उसकी लेंथ तक पहुँच जाएगा तो इसको एंड कर देगा। इसका मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स राइट होगा, फिर कमिट कर देगा और एंड कर देगा और लिखा हुआ आ जाएगा EPROM राइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने क्योंकि इसको बताया था कि भाई मेरे फंक्शन में मुझे 10 से उसको राइट कराना शुरू करना है, तो 10 पे J राइट हुआ, फिर 11 पे P, 12 पे स्पेस, 13, इस तरह से करते करते जो मेरा आखिरी कैरेक्टर था जो कि स्टेरिक था वो कहाँ पे राइट हुआ है 21 के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया भाई EPROM राइट, ठीक है ना।
तो ये मेरा राइट का फंक्शन इस तरह से मेरा यूज़ हो गया। इसी तरह से मैंने एक और रीड का फंक्शन बनाया। अच्छा, रीड के फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल पास कराया कि भाई आपने रीड कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, ठीक है ना। मैंने बताया भाई मुझे 10 इंडेक्स से रीड करना है, लेकिन रीड के फंक्शन में मैंने एक और काम ये किया है कि मैंने कहा अच्छा यहाँ पे मैंने अपनी समझ के लिए एक आइडेंटिफायर लगा दिया था कि जब भी मैं जो भी स्ट्रिंग राइट करूँगा उसके एंड में एक आइडेंटिफायर लगाऊंगा, ठीक है। जैसे स्टैटिक मेरा आइडेंटिफायर है, जब भी मैं रीड करूँगा तो मैं इस स्टैटिक से मैं स्टैटिक तक रीड करूँगा, जहाँ पे स्टैटिक आएगा इसका मतलब है कि मेरा स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक मेरा स्टैटिक है वहाँ तक का मेरा डेटा रीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया राइट का रीड का, जिसमें मैंने स्टार्ट इंडेक्स ले लिया। उसमें वो ये कि बिगिन किया, बिगिन में मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग का, ठीक है, क्योंकि रीड करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। स्टार्ट किया मैंने, आई बोला भाई आई जो है वो इंडेक्स होगा जो भी मैं स्टार्ट इंडेक्स बताऊंगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जा सकता है, आई की वैल्यू 5 लेस देन 512 तक जा सकती है, ठीक है ना। तो आई सबसे पहले रीड हुआ, ठीक है, जो पहला इंडेक्स है 10 रीड हुआ। देखा कि भाई अगर तो वो टैम जो है, क्योंकि कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ, अगर टैम स्टैटिक है तो यहीं पे ब्रेक कर दो, मतलब टैम का मतलब है अगर स्टैटिक हुई टैम की वैल्यू तो इसका मतलब है वो रीड हो चुका है, वहाँ तक ब्रेक कर दो। अदरवाइज अगर वो स्टैटिक नहीं है और वो नल भी नहीं है, जो हमारा टैम्प रीड हुआ है वो नल भी नहीं है, तो वो स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दो, मतलब वो स्ट्रिंग बनाता जा रहा है जो भी मुझे रीड करना है ना। इसी तरह से वो रीड करता रहेगा। और जैसे ही मेरे पास आखिरी इंडेक्स पे जो कि मेरा ये इंडेक्स नंबर 21 था, जिसपे मेरा स्टैटिक राइट था, जैसे स्टैटिक रीड होगा, ठीक है, 21 के ऊपर ये देखेगा भाई स्टैटिक रीड हो गया, यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो कहाँ तक मेरा स्ट्रिंग बन चुका होगा, जेपी स्पेस लर्निंग तक मेरा स्ट्रिंग बन चुका होगा। और फिर यहाँ पे ये मेरा फोर का लूप ब्रेक हो चुका होगा, यहाँ पे ईपीरोम को ये एंड करेगा क्योंकि ज़ाहिर है बिगिन किया, रीड कर रहा हूँ, और ये उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग का फंक्शन कह लें कि राइट के फंक्शन के बाद मेरे पास मैंने स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया एक डेटा के वेरिएबल में, और डेटा को मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया जेपी स्पेस लर्निंग, ये पूरा मैंने स्टैटिक तक कह लेंगे, स्टैटिक मेरा आइडेंटिफायर है, आप जो चाहें स्टैटिक यहाँ पे आप जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। वही चीज़ फिर आपको यहाँ पे टाइम के इक्वल में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कैरेक्टर को आइडेंटिफायर बना रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने एक और रीड का फंक्शन बनाया। मैंने बोला भाई एग्जाम्पल तौर पे मैं स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों दूंगा। तो मैंने बोला भाई स्टार्ट 10 इंडेक्स ले लो, और 10 से लेके 300 के रेंज में जो है ना मेरा वेरिएबल सेव है, ठीक है। और वेरिएबल की मुझे पहचान है कि भाई जो जहाँ तक वो उसका स्टैटिक आएगा, ठीक है, वहाँ पे जो है वो उसको मेरा पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें भी वही है, बस इसमें क्या है कि भाई जहाँ पहले क्या था कि लेस देन पूरा मैक्सिमम लेंथ तक जाता, अब ये है कि बस एंड कहाँ तक जाएगा ये वहाँ तक ढूंढेगा जहाँ पे आपने एंड इंडेक्स बताया। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरी SSID और पासवर्ड जो है वो 32 कैरेक्टर लॉन्ग ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स जैसे एग्जाम्पल तो मैंने बोला भाई 0 है, और एंड इंडेक्स में बता दूंगा भाई 32 है, तो 32 तक मैं उसको फाइंड आउट करेगा, उसके आगे नहीं फाइंड आउट करेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको रीड कराया, और वही काम कि जैसे स्टैटिक मेरा मिल गया मुझे स्टैटिक, मैंने इस लूप को ब्रेक करा दिया, मतलब मेरा स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट रीड हो गया, जो मैंने स्टार्ट इंडेक्स में मैंने बताया था वो रीड हो गया, और मैंने इसको एंड करके मैंने स्ट्रिंग को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे डेटा 2 के वेरिएबल के अंदर रीड के फंक्शन को, उसमें मैंने डेटा 2 प्रिंट करा दिया। डेटा 2 के अंदर भी देखें आपको वही मिल जाएगा जो कि जेपी लर्निंग यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वही है कि 500 मिली सेकेंड के बाद जो है 5 सेकेंड के बाद जो है 5000 मिली सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद जो है ये दोबारा ईपीरोम क्लियर का फंक्शन कॉल होगा सारा। तो इस तरह से जो है आप अपना SSID सेव करा सकते हैं, पासवर्ड सेव करा सकते हैं। SSID किस तरह से मैं आपको अगर आप बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल तौर पे भाई मैं 100 से लेके स्टैटिक तक जो है मैं अपना SSID सेव करा रहा हूँ, ठीक है। SSID मेरा एग्जाम्पल तौर पे इंटरनेट है, ठीक है, और 200 पे जो है मैं अपना पासवर्ड सेव करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरा एग्जाम्पल तौर पे जेपी लर्निंग ही है, ठीक है, मिला के सब कुछ स्मॉल में ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है ना। और अब इसको मैं जो है रीड कर लेता हूँ, ठीक है, किस तरह से कि मैं बोलूँगा SSID, ठीक है, ये मेरी कहाँ पर है 100 से ऑनवर्ड्स है, और इसी तरह से ये मेरा 100 से ऑनवर्ड्स मैंने अपना SSID सेव कराया, जो कि SSID की वैल्यू क्या है इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद इसका आइडेंटिफायर है कि भाई ये मेरा SSID यहाँ तक एंड हो गया, और 200 से ऑनवर्ड जो है मैंने अपना SSID का पासवर्ड सेव कराया, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से।
पहले ये EEPROM क्लियर करेगा और उस पर फिर जो है ये फर्स्ट 10 इंडेक्स के ऊपर ये कह लें कि मेरा JP लर्निंग राइट करेगा। उसके बाद जब राइट हो जाएगा फिर 100 के बाद जो है ये मेरा SSID को राइट कर दिया। उसके बाद इसने जो है पासवर्ड राइट कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने अपने SSID और पासवर्ड को रीड करा लिया। ठीक है, SSID ये मेरा पासवर्ड रीड हो। इस तरह से आप जो है इस तरह से जो है आप भी जो है अपने SSID पासवर्ड या दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मैंने बताया कि स्टेट वगैरह वो आप इसमें सेव करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है एक कॉन्फ़िगरेशन का पेज बनाऊंगा जिसमें हम जो है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ESP8266 के अंदर। उसमें जो है हम SSID पासवर्ड सेलेक्ट करके और पासवर्ड इनपुट करके वो पासवर्ड और SSID को हम इसी तरह से इसकी मेमोरी में EEPROM के अंदर सेव कराएंगे और उसको हम एक्सेस करके देखेंगे। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी जो है मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम EEPROM को बड़ा यूज़ करेंगे। अब आने वाली फर्दर वीडियो जहाँ पे मैं स्ट्रेट यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं लाजमी EEPROM का ये 3 फंक्शन लाजमी यूज़ करूँगा। ठीक है ना, तो आप भी जो है इस तरह से EEPROM को यूज़ करके आप जो है अपनी एप्लीकेशन में इसका कह लें कि फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको मेरी EEPROM की जो है यूजेज समझ आ गई हो, किस तरह से आप 8266 के अंदर आप ESP8266 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी एप्लीकेशन मैंने बता दी कि आप कहाँ किन तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलते रहे। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें, हम हमारे फेसबुक पेज को जो है लाइक करें, फॉलो करें। हमारे लिंक्डइन पे हमारे ग्रुप को जो है हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे हमें जो है फॉलो करें, लाइक करें। इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।